वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हुई एक बहुत ही अजीबोगरीब की मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है सिस्टर मिडनाइट, जिसमें राधिका आप्टे मोहतरमा लीडिंग रोल पर है। आप मूवी के बारे में बात करें तो सर से ऊपर चली गए भाई साहब मूवी है। बहुत ही डिफरेंट टाइप का डायरेक्शन है, एक्टिंग, डायलॉग्स सब कुछ अजीब ही है इसमें। मूवी में इतनी बार दिन रात होती है, कोरोना टाइम में भी मैंने इतनी बार दिन रात नहीं देखा। तो चलिए देखते हैं भाई साहब ये अजीबोगरीब की मूवी। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एक दूल्हा और दुल्हन को दिखाया जाता है। दुल्हन का नाम होता है उमा और दूल्हे का नाम होता है गोपाल। फिलहाल गोपाल इस उमा से शादी करके मुंबई शहर पर लाता है ट्रेन के जरिए से, और ट्रेन में आते समय ये उमा जागी रहती है। गोपाल खर्राटे मारकर सो रहा होता है। थोड़ी दूर ट्रैवल करने के बाद वो गोपाल उमा को लेकर अपने घर पर आता है। गोपाल का घर बहुत ही छोटा होता है। बहुत देर तक ये दोनों ऐसे ही बैठे रहते हैं, एक दूसरे से बात ही नहीं करते और ना ही हरकत। थोड़ी देर के बाद उमा थोड़ा साइड में जाकर अपने कपड़े चेंज करने लगती है। ये देखकर गोपाल फटाफट से अपने कमरे से बाहर चला जाता है, मतलब उमा को प्राइवेसी देता है। उसके बाद जब उमा बिस्तर पर सो रही होती है, गोपाल अपने घर के अंदर आकर उमा को ही देखते रहता है। मतलब इशारों से ये बोलने लगता है कि अब तुम बाहर जाओ, मैं चेंज करूंगा। रूल इज रूल भाई साहब। सो उमा उसी तरह से बाहर जाकर सिगरेट पीते हुए बैठी रहती है। ये होने के बाद ये दोनों अपना मुंह फेर कर सोने लगते हैं। आधी रात को उमा अपने नींद से जागकर धीरे धीरे घर से बाहर जाने लगती है। मतलब नई प्लेस है ना, बेचारी को नींद नहीं आ रही होती, बस ऐसे ही रात भर टहलती रहती है सुनसान सड़कों पर काली रात में। सुबह होने के बाद जब उमा अपनी नींद से जागती है तो बिस्तर पर गोपाल मौजूद नहीं होता। वो तो कब का अपने काम पर जा चुका होता है। जब उमा दरवाजा ओपन करके बाहर देखती है तो भाई साहब बाहर इतनी सारी भीड़ और शोर शराबा होता है। फटाक से वो अपने दरवाजा बंद कर लेती है। बाद में बस ऐसे ही अपने घर में बैठी रहती है कि कब गोपाल वापस घर आएगा, इसको खाना खाने देगा। जब उमा खुद खाना खाने के लिए बाहर जाने लगती है तो उसकी पड़ोसन शीतल उमा से मक्खन मांगने लगती है। उमा इस शीतल से कुछ भी बात नहीं करती, फटाक से दोबारा अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। खैर फाइनली रात होने के बाद जब उमा को गोपाल के आने की आहट सुनाई देती है तो उमा रेडी हो जाती है इस पर चिल्लाने के लिए। लेकिन गोपाल अपने घर के अंदर आते ही नीचे लुढ़क जाता है, क्योंकि गोपाल ने फुल दारू पी चुका होता है और वहीं पर बैठे बैठे सो जाता है। उमा गोपाल की जेब से कुछ पैसे निकालकर बाहर जाकर अपने पेट की पूजा करने लगती है। मतलब बेचारी जब से यहाँ पर आई है कुछ खाई ही नहीं होती। खैर सुबह होने के बाद जब गोपाल अपनी नींद से जागता है तो इसके सामने उमा ब्रश करती रहती है। उमा पूछने लगती है कि कल सारा दिन तू किधर था। गोपाल समझाने लगता है कि एक्चुअली मेरी नई नई शादी है ना, तो मेरे दोस्तों ने पार्टी शार्टी मांगी और जबरदस्ती मुझे दारू भी पिलाई। मैंने सोचा था कि जल्दी आ जाऊं। उमा डांटने लगती है कि मैं कल से भूखी हूँ, क्या तुम्हें मेरी फिक्र नहीं। गोपाल कहने लगता है सॉरी यार, मैं तुम्हें नींद से जगाना नहीं चाहता था। उसके बाद जब गोपाल वापस अपने काम पर जाने लगता है तो उमा गोपाल से पैसे मांगने लगती है, तो थोड़े पैसे टेबल पर रखकर वहाँ से चला जाता है। इन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि शायद इन दोनों को ये शादी बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये दोनों अपनी अपनी दुनिया में होते हैं। सुबह होने के बाद उमा अपने घर के बाहर बस ऐसे ही बैठी रहती है। मतलब एक्चुअली ये छोटा सा मोहल्ला होता है, छोटी सी गली होती है और लाइन से छोटे छोटे मकान भी होते हैं। इसी एक मकान में उमा और गोपाल रहते हैं। अब गोपाल ने थोड़े पैसे दिया होता है ना, उमा बाजार जाकर कुछ सब्जी वगैरह खरीदने लगती है। अब सब्जी तो ले आती है, इस सब्जी को कैसे बनाते हैं इसको नहीं आता। अपने बगल वाले घर शीतल के पास जाकर चाकू मांगने लगती है। वो शीतल एक बहुत बड़ी चाकू इसके हाथ में थमा देती है। अब उमा को चाकू तो मिल जाती है, लेकिन बेचारी को सब्जी काटना भी नहीं आता इसकी जात का। रात होने के बाद जब गोपाल वापस अपने घर जा रहा होता है, इसके मोहल्ले की सारी औरतें अपने हस्बैंड्स को खाना देती रहती है। जब ये अपने घर पर जाता है तो उमा अभी आटे में ही अटकी होती है। गोपाल से कहने लगती है कि ये खाने का चक्कर मुझे नहीं पता। बाद में गोपाल बाहर से खाना लाने के बाद ये दोनों खा लेते हैं। और जब सोने की बारी आती है तो उमा फटाफट से अपने कपड़े उतारकर अपना हाथ आगे करती है। गोपाल को भी अपने बिस्तर पर बुलाती है, लेकिन ये गोपाल शेक हैंड देकर चुपचाप सो जाता है। सुबह होने के बाद उमा सारे पैसे खर्च कर देती है। गोपाल इसको डांटने लगता है, लेकिन उल्टा उमा गोपाल को डांटने लगती है, कहने लगती है कि मुझे घर चलाना नहीं आता। सो गोपाल उमा को एक टाइम टेबल बनाकर देता है कि किस दिन कितना खर्चा करना है, कौन सी सब्जी बनानी है, कितनी सब्जी बनानी है। बाद में उमा बगल वाली शीतल के पास जाकर थोड़ा बहुत खाना बनाना सीख लेती है। तो शाम होने के बाद ऐसे ही खाना बनाकर गोपाल को खिलाने पर गोपाल बहुत ही मजे से खाने लगता है। खाना खाने के बाद ये दोनों एक दूसरे का थोपड़ा देखते हुए बैठे रहते हैं। इन दोनों के पास बात ही नहीं, क्या बात करें। उमा कहने लगती है चलो थोड़ा सिगरेट पीने के लिए बाहर चलते हैं।
अब सुबह होने के बाद वो गोपाल बहुत वॉमिटिंग करने लगता है और एक्चुअली आज संडे होता है। उमा गोपाल से कहने लगती है कि शादी हुए इतने दिन हुए, तुमने एक भी दिन मुझे घुमाने के लिए बाहर नहीं ले गए। गोपाल कहने लगता है फिक्र मत करो, कुछ दिनों के बाद एक शादी है, हम वहाँ पर चलते हैं। उमा कहने लगती है कि मैं इतना लंबा वेट नहीं कर सकती, मुझे अभी के अभी घुमाने ले चलो। सो बेचारा गोपाल उमा को लेकर कहीं घुमाने ले जाता है। शॉकिंग बात यह है कि गोपाल और उमा 13 घंटों का सफर करके किसी बीच के पास आते हैं। थोड़ा बहुत ये दोनों बीच के पास घूम लेते हैं। उसके बाद बस स्टॉप पर इंतजार करते रहते हैं कि अगली बस कब आएगी, कब ये दोनों घर पर चलेंगे। दोबारा 13 घंटों का सफर करना है। सो थोड़ी देर के बाद बस आने पर ये दोनों बस में बैठकर वापस मुंबई जाने लगते हैं। गोपाल अपने घर वापस आते ही फटाफट से अपने काम पर चला जाता है। उमा के हाथों में अभी भी शादी वाली चूड़ियाँ होती है जो बहुत शोर शराबा करती रहती है। किसी चप्पल बनाने वाले के पास जाकर अपनी चूड़ियाँ टुड़वा लेती है। अब नेक्स्ट संडे गोपाल उमा को लेकर अपने रिश्तेदारों की किसी शादी पर ले जाता है, लेकिन उमा को इस शादी में इतना मजा नहीं आता। बोर होने लगती है, चुपचाप वहाँ से उठकर चली जाती है। अब सुबह होने के बाद उमा वॉमिटिंग करने लगती है। गोपाल पूछने लगता है क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? उमा कहने लगती है बस मैं ठीक हूँ, शादी में कुछ उटपटांग से खा लिया मैंने। थोड़ी देर के बाद जब गोपाल वापस अपने काम पर चला जाता है, उमा अपने घर में ऐसे ही बैठी रहती है, चुपचाप शांत तरीके से। उसके बाद उमा किसी बड़े से बिल्डिंग के पास जाकर वहाँ पर जो पौधे रखे होते हैं उन पौधों को एक एक करके चुराकर अपने घर के अंदर लाती है, क्योंकि घर में पेड़ पौधे रहेंगे तो ऑक्सीजन अच्छा होगा। उन पौधों के बीच बैठकर सिगरेट पीने लगती है। थोड़ी देर के बाद उमा अपने घर से बाहर निकलकर पता नहीं कहाँ कहाँ पर भटकती रहती है, कभी रेलवे स्टेशन, कभी इधर कभी उधर। जब बीच के पास जाती है तो इसके अगल बगल में कोई रोने लगता है। उमा इनका रोना ना देखते हुए एक कंपनी पर आकर बैठ जाती है। वहाँ के किसी बंदे से मुलाकात करके काम मांगने लगती है। वो बंदा उमा से कहने लगता है कि साफ सफाई का काम कर पाओगी ना तुम? उमा कहने लगती है हाँ, मैं सफाई की देवी हूँ, अच्छे से साफ सुथरा कर दूंगी। इस तरह से रात तक उसी ऑफिस पर रुककर सारे ऑफिस की साफ सफाई करने लगती है। सारा काम खत्म होने के बाद उमा अपने साथ बाल्टी और झाड़ू लेकर अपने घर जाने लगती है। वहीं पर एक वॉचमैन होता है, वो भी अपने घर वापस जाने लगता है अपनी साइकिल के जरिए से। उमा को देखकर पूछने लगता है कि तुम्हारा घर कहाँ पर है, चलो मैं थोड़ी दूर ड्रॉप कर दूंगा। इस तरह से उमा को अपनी साइकिल पर बिठाकर ले जाने लगता है। इस ऑफिस से उमा का घर 4 घंटे की दूरी पर होता है। और सुबह होने के बाद उमा उस शीतल से मुलाकात करने पर ये दोनों इधर उधर घूमते रहते हैं। शाम होने के बाद उमा दोबारा झाड़ू बाल्टी लेकर अपने काम पर जाने लगती है। सुबह होने के बाद उमा और शीतल मुलाकात करके बस ऐसी फालतू की गपशप करते रहते हैं। शीतल उमा और गोपाल के बारे में पूछने लगती है। पता चलता है कि गोपाल उमा के गाँव वाला ही है। बचपन में ये दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। अब इनके बड़ों लोगों ने इन दोनों की शादी करवा दिया। बातों ही बातों में शीतल उमा से कहने लगती है कि दिन ब दिन तुम पतली होती जा रही हो। उमा कहने लगती है अरे बस मेरा पेट थोड़ा खराब है। उसी रात जब उमा दोबारा अपने काम पर जाने लगती है तो किसी रास्ते पर कुछ ट्रांसजेंडर्स नजर आते हैं। एक बंदी उमा से पूछने लगती है ये चिकनी चांद जैसी गोरी है, कौन सा क्रीम लगाती हो? उमा कुछ भी जवाब नहीं देती, चुपचाप वहाँ से भाग निकलती है। उस ऑफिस का वॉचमैन ये ऑब्जर्व करता है कि उमा की तबीयत कुछ ठीक नहीं, उसको घसीटते हुए हॉस्पिटल के पास ले जाने लगता है। मतलब ये वॉचमैन उमा की थोड़ी केयरिंग करते रहता है। डॉक्टर चेकअप करके कहने लगता है कि कुछ नहीं, थोड़ा बुखार हुआ है तुम्हें। इस तरह से कुछ दवाइयाँ वगैरह लिख कर देता है। सुबह होने के बाद वापस अपने घर पर आकर शीतल से मिलने के लिए उसके घर पर जाती है। शीतल कहने लगती है कि तू अपने आदमी के पास जा, मैं कुछ दिनों के लिए अपने गाँव वापस जा रही हूँ, पता नहीं तू अपना ख्याल कैसे रखेगी, और वैसे भी तेरा मर्द घर पर आया है। सो उसके बाद जब उमा वापस अपने घर पर आती है तो वो गोपाल का हाथ थोड़ा बिजी होता है। ये देखकर उमा शर्मा जाती है, फटाफट से अपनी झाड़ू और बाल्टी लेकर अपने काम पर जाने लगती है। ऑफिस आने के बाद जब उमा अपना काम खत्म कर लेती है तो ये देखती है कि वॉचमैन दोबारा टेरेस के ऊपर जा रहा है। तो उमा भी इस वॉचमैन के साथ टेरेस के ऊपर जाती है कि थोड़ी देर बातचीत करके वापस अपने घर चली जाएगी। लेकिन ये दोनों थोड़ी देर नहीं बैठते, रात भर बैठे रहते हैं। सुबह भी हो जाती है। उसके बाद जब वापस अपने घर पर जाने लगती है तो वही ट्रांसजेंडर्स में से एक ट्रांसजेंडर उमा को अपने पास बुलाती है। उमा को चाय वगैरह देते हुए ये दोनों थोड़ी बहुत बातचीत करने लगते हैं। अब उस जगह पर बहुत ही सन्नाटा होता है, इसके बावजूद भी उमा के कानों में कोई आवाजें गूंजती रहती है। उसके बाद जब उमा घूमने के लिए थोड़ा बाहर जाती है तो इतनी कड़क धूप में भी इसको ठंड होने लगती है। एक बहुत ही मॉडर्न लड़की उमा के पास आकर पूछने लगती है कि तुम कौन सा क्रीम इस्तेमाल करती हो? वो कुछ भी जवाब नहीं देती, चुपचाप वहाँ से चली जाती है। वापस अपने घर पर आकर
फुल कंबल वगैरह ओढ़कर दोबारा अपने घर से बाहर जाती है। रात होने के बाद जब उमा और गोपाल सो रहे होते हैं तो उमा को नींद ही नहीं आती, जिसकी वजह से रात में भी टहलने के लिए अपने घर से बाहर जाती है। एक्चुअली उमा एक कानों के डॉक्टर के पास जाती है, अपनी प्रॉब्लम बताने लगती है कि इसकी कानों में कोई आवाजें गूंज रही है। डॉक्टर इसके कानों को चेकअप करके कहने लगता है कि तुम्हारे दोनों कान ठीक ठाक ही है, शायद बुखार की वजह से ऐसा हो रहा होगा। उमा वहाँ से वापस अपने घर जाने के बजाय किसी जगह पर आकर सो जाती है। सुबह भी हो जाती है। जब धूप इसके ऊपर पड़ती है तो इसकी नींद खुल जाती है, तब जाके अपने घर वापस आती है। उमा घर वापस आने के बाद गोपाल उमा को थोड़ा खाना खाने के लिए देता है। उमा कहने लगती है कि मुझे भूख नहीं, पेट में अभी भी गड़बड़ है। गोपाल पूछने लगता है कि मैंने तुमको कभी खाते हुए नहीं देखा। इसका कोई भी जवाब नहीं देती। रात होने के बाद ये दोनों अपने घर से बाहर आकर सिगरेट पीने लगते हैं। उमा आसमान की तरफ ही देखती रहती है। थोड़ी देर के बाद उमा जोर से चिल्लाने लगती है, अरे भैंसी। गोपाल पूछने लगती है क्या हुआ। उमा कहने लगती है कि उस बादल ने तारे को निगल लिया, मादर फकर। गोपाल पूछने लगता है क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है ना, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। लेकिन उमा नहीं मानती। उसके बाद उमा दूसरी रात अपने काम पर आकर साफ सफाई का काम करती रहती है। काम करते करते ऐसे ही नीचे गिर जाती है ये। थोड़ी देर के बाद ये खुद उठकर वापस अपने घर पर जाने लगती है, झाड़ू बाल्टी लेकर। किसी रास्ते पर इसको एक छोटा सा बकरी का बच्चा नजर आता है और इस बकरी के बच्चे को देखकर पता नहीं इसको क्या हो जाता है, इसको मारकर इसका खून पीने लगती है। बाद में इस बकरी के बच्चे को सॉरी बोलकर कूड़ादान में फेंक देती है। उमा अपने घर वापस आकर गोपाल को एक जोर से चुम्मा लगाकर खराटे मार के सो जाती है। हर सुबह होने के बाद उमा फुल कंबल वगैरह ओढ़कर उसी जगह पर जाकर उस खून को देखने लगती है। कल रात इसने एक बकरी के बच्चे को मारा था ना। उसी शाम वापस अपने घर पर आकर गोपाल का बचा हुआ खाना उमा खाने लगती है। लेकिन खाना खाने की थोड़ी ही देर के बाद ये वॉमिटिंग भी करने लगती है। इस उमा को कुछ भी समझ में नहीं आता कि इसके साथ हो क्या रहा है, ये ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है। तभी थोड़ी देर के बाद उमा किसी झाड़ियों में घुसकर एक परिंदे को पकड़कर इसका खून पीने लगती है। वो परिंदा मरने के बाद उसको अपने घर पर लाकर एक छोटे से कपड़े में इसको लिपेटकर छोटे से डब्बे में रख देती है और इस डिब्बे को खटिया के नीचे भी छुपा देती है। कोई चिड़िया परिंदे को पकड़कर इसका खून पीती है। बाद में इसको सॉरी बोलकर इसकी लाश को अपने घर पर लाकर कपड़े में लिपेटकर बक्से में रखती रहती है। कुछ दिनों के बाद गोपाल उमा से कहने लगता है कि उमा कुछ बदबू सी आ रही है ना, कुछ सड़ी हुई बदबू। उमा कहने लगती है कि शहर की बदबू ऐसी ही है, तुम काम पर जाओ। गोपाल अपने काम पर जाने के बाद उमा के साथ कुछ अजीब सी घटनाएं पेश होने लगती है। मतलब इसने जो परिंदे मारे थे ना, वो परिंदे दोबारा जिंदा होकर इसके घर में घूमने लगते हैं। उसी रात उमा वो सारे मरे हुए परिंदों को कचरे की गाड़ी में डाल देती है। सुबह होने के बाद दोबारा फुल कंबल ओढ़ के फोन बूथ के पास जाकर गोपाल को फोन करने लगती है। इन दोनों के बीच निब्बा निब्बी की तरह घंटों तक बातें नहीं चलती, बस तुम ठीक हो, मैं ठीक हूँ, गुड बाय, टाटा। रात होने के बाद जब गोपाल घर पर आता है तो ये दोनों एक ही बार एक दूसरे को कुछ बताने वाले होते हैं। गोपाल कहने लगता है कि पहले तुम बताओ। सो उमा गोपाल को ठंडे से बिठाकर कहने लगती है कि मैं जो तुमको बोलने वाली हूँ वो थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यही सच है। इस तरह से एक सच बताने लगती है। क्या बताती है ये हमको दिखाया नहीं जाता। अब उमा की बातें सुनने के बाद गोपाल शॉक में रह जाता है। बाद में गोपाल कहने लगता है कि एक्चुअली आज हमारे घर पर मेरा फ्रेंड और उसकी बीवी आने वाले हैं चाय पीने के लिए। तो झूठी स्माइल रखकर ये दोनों उन दोनों का वेलकम बोलने लगते हैं। उसके बाद ये चारों थोड़ा बीच के पास जाते हैं घूमने के लिए। बीच के पास आने के बाद इन चारों के बीच बातें नहीं हो रही होती, गोपाल के फ्रेंड और उसके बीवी के बीच ही बातचीत होती रहती है। ये दोनों चुपचाप बैठकर उन दोनों को देखते रहते हैं बस। गोपाल के फ्रेंड के पास इसका एक कुत्ता होता है। उमा कहने लगती है क्या मैं आपके कुत्ते को घुमाने ले जाऊं? इस तरह से घुमाने के लिए ले जाकर किसी बच्चे को दे देती है। मियाँ बीवी के पास आकर कहने लगती है कि तुम्हारा कुत्ता भाग गया, जाओ ढूंढ लो। अब इस दिन संडे होने की वजह से ये दोनों सारा शहर इधर उधर घूमते रहते हैं। रात होने के बाद ये दोनों किसी मेट्रो पर जाते हैं। वहाँ पर उमा एक कैंडी को देखकर गोपाल से पूछने लगती है क्या ये खाने से मुंह नीला होता है? गोपाल कहने लगता है मुझे भी नहीं पता। इस तरह से गोपाल वो कैंडी खरीदते हुए उमा से कहने लगता है कि तुम ट्रेन में जाकर सीट ढूंढो, मैं आता हूँ। गोपाल कैंडी लेकर जब उस ट्रेन के पास आता है तो ट्रेन कब का जा चुकी होती है। बहुत देर के बाद गोपाल वापस अपने घर पर आता है तो उमा वहाँ पर बैठी होती है। पूछने लगती है कि तुम इतना हाँफ क्यों रहे हो? गोपाल कहने लगता है कि मैं भागते भागते आया। उमा पूछने लगती है अरे दूसरी ट्रेन आ जाती। गोपाल कहने लगता है मैंने इतना नहीं सोचा। इस तरह से वो बची कुची कैंडी उमा को देने लगता है। उमा इस कैंडी को बिना खाए फेंक देती है। उसके बाद दारू पीते हुए उमा गोपाल से पप्पी मांगने लगती है। तो विद इन सेकंड में ये दोनों पप्पी करके हट जाते हैं
और थोड़ी देर के बाद विद इन सेकंड में कांड भी हो जाता है। उसके बाद उमा एक और बार करने के लिए इन दोनों के ऊपर चादर ओढ़ती है, किस करने के लिए। इस तरह से दोबारा रात भर कांड करके अच्छे से सो जाते हैं। और उसी तरह कांड के दरमियान में गोपाल को कुछ होता है। सुबह होने के बाद उमा ये देखती है इसने जो परिंदे फेंके थे ना, वो दोबारा इसकी खटिया के नीचे से बाहर आने लगते हैं। ये देखकर उमा फटाफट से गोपाल को जगाने लगती है। शॉकिंग बात यह है कि गोपाल कल रात के कांड में मर चुका होता है। पता नहीं बेचारे के साथ कैसा कांड किया होगा। उमा उसी लाश के साथ सोई होती है। समझ में नहीं आता कि इस लाश के साथ ये क्या करे। ऐसे ही 3-4 दिन गुजरने के बाद वो वॉचमैन उमा के घर पर आता है उसका हालचाल पूछने के लिए, लेकिन उमा अपना दरवाजा ओपन ही नहीं करती। ये वॉचमैन गोपाल की फ्रेंड की वाइफ से जाकर पूछने लगता है। वो औरत भी कहने लगती है कि वो दोनों बहुत ही अजीब है ना, 1 हफ्ते से ना वो नजर आ रही है ना उसका पति। कुछ दिन गुजरने के बाद उमा गोपाल की लाश को किसी जगह पर बिठा देती है और उसी तरह से फूलों से अच्छी तरीके से सजा देती है। इसके आसपास दिए जलाकर इसके गले में लाइटों का हार भी पहनाती है। दिन ब दिन इस गोपाल की लाश तो सड़ती ही जाती है और उसी तरह उमा अपने घर से बाहर ही नहीं जाती। उसके बाद एक रात काफी सारी बकरियां इसके पास आकर मैं कहकर चिल्लाती रहती है। उमा बहुत ही मुश्किल से इन सारी बकरियों को अपने घर से बाहर लाकर किसी सुनसान एरिया के पास ले जाती है। तभी उमा ये देखती है कि इसके घर के दरवाजे के ऊपर डायन कहकर लिखा होता है। उसके बाद जब उमा वापस अपने घर पर आती है तो गोपाल की फ्रेंड की वाइफ उमा के पीछे पीछे आकर इसको अंदर ले जाती है। घर के अंदर आने के बाद गोपाल की लाश को देखकर इसकी तो चीख ही निकल जाती है। उमा कहने लगती है कि तू सोच भी नहीं सकती मैं कितनी प्यासी हूँ। इस तरह से इसके सर पे वार करके इसको मार देती है। थोड़ी देर के बाद उमा ये ऑब्जर्व करती है कि इसकी बगल वाली वो शीतल गाँव से वापस आ गई। अपने घर से ही बात करने लगती है। शीतल ने मोहल्ले वालों से ये सुना कि इस घर में डायन रहती है। यह सुनने के बाद उमा हंसने लगती है और शीतल से एक छोटी सी मदद मांगने लगती है कि मुझे एक आरा चाहिए। इस तरह से एक बड़ा सा आरा मांग के उस औरत के टुकड़े टुकड़े करने लगती है। आधी रात को उस औरत के सारे टुकड़ों को किसी सुनसान एरिया में ले जाकर डाल देती है और इसी एरिया में वो बकरियां होती है जो कुछ दिनों पहले इसने छोड़ा था। तो वो सारी बकरियां उस लाश को चीर फाड़ कर खाने लगती है। सुबह होने के बाद उमा उस ट्रांसजेंडर से मुलाकात करके इससे भी एक मदद मांगने लगती है। बदले में ये ट्रांसजेंडर उमा से ये पूछने लगती है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी ब्यूटी का सीक्रेट क्या है, तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उमा कहने लगती है कि वो तो बहुत ही कठिन रास्ता है, मैं तुमको बाद में बताऊंगी। उसके बाद वो ट्रांसजेंडर किसी ट्रक ड्राइवर के पास जाकर बात करने लगती है। एक्चुअली उमा गोपाल की लाश को लेकर कहीं पर जाने लगती है, तो इसी ट्रक ड्राइवर से बात की होती है। वो ट्रक ड्राइवर उमा को किसी जगह पर ड्रॉप कर देता है। कहने लगता है कि मैं तुमको यहीं तक ही ला सकता हूँ, आगे तुम देख लो। उसके बाद उमा गोपाल की लाश को किसी सुनसान जगह पर लाकर उसको जला देती है। सुबह होने तक भी उमा वहीं पर बैठी रहती है। उसके बाद ये अघोरा उमा के पास आकर गोपाल की लाश को जहाँ पर जलाया था उस राख को अपनी बॉडी पर मलने लगता है। थोड़ी राख उमा के चेहरे पर भी थोप देता है। बचा राख एक छोटे से डिब्बे में पैक कर लेती है। उमा जब उस राख को लेकर पैदल जा रही होती है तो उसको चक्कर आकर वहीं पर नीचे गिर जाती है। थोड़ी देर के बाद जब उमा को होश आता है तो उमा किसी औरतों की आश्रम पर होती है, मतलब किसी लेडीज मॉन्क के पास होती है। वो लेडीज उमा को थोड़ा सा खाना देते हुए कहने लगते हैं कि हम जानवर नहीं खाते, हमारे पास बस यही है। उमा रिक्वेस्ट करने लगती है क्या मैं रात होने तक यहाँ पर रुक सकती हूँ। एक लेडी मॉन्क कहने लगती है कि जब आपका मन चाहे आप यहाँ से जा सकते हो। इस तरह से उमा वहीं पर रहने लगती है। अब नीचे गिरने की वजह से बेचारी की नाक टूट चुकी होती है। एक मॉन्क इसकी नाक की मरहम पट्टी करने लगती है। इसी दरमियान में जब एक चिड़िया इसके पास मंडराने लगती है, उमा इस चिड़िया को खा लेती है। उसके बाद वही के फोन से शीतल को फोन करके कहने लगती है कि मैं मुंबई वापस आ रही हूँ, मुझे थोड़ी मदद चाहिए। इस तरह से रात होने के बाद उमा वापस अपने घर पर आने लगती है। तभी ये देखती है कि उस मोहल्ले के लोग अपने हाथ में आग लेकर इसके घर के बाहर खड़े हैं। जब वो लोग दरवाजा खोलते हैं तो काफी सारी चिड़ियां घर से बाहर भागने लगती है। जब उमा वहां से भागने वाली होती है तो एक पुलिस वाला और एक पंडित जी इसको घेर लेते हैं। जब पंडित जी गंगा जल लेकर इसके ऊपर छिड़कने वाला होता है तभी पीछे वाले पोल से चिंगारी आने लगती है। ये देखकर वो पुलिस वाला और पंडित जी इसके पैरों के नीचे गिर जाते हैं। मौके का फायदा उठाकर उमा वहां से भागने लगती है। इसी रास्ते के दरमियान में हमको ये बात पता चलती है कि दूसरे गली में कुछ करंट वाले पोल का काम कर रहे होते हैं। शॉर्ट सर्किट हुआ होता है उमा के पास। तभी कुछ लोग उमा को किडनैप कर लेते हैं। उमा को किडनैप करने वाले और कोई नहीं
पीटर और उसके फ्रेंड्स होते हैं इसको किडनैप करके गाड़ी में बिठा लेते हैं ताकि उमा लोगों को नजर ना आए। जब वहाँ से जाने ही वाले होते हैं तो मोहल्ले वाले इस गाड़ी को रोकने लगते हैं। उमा गाड़ी से उतरकर उनके सामने जाती है। एक बंदा कहने लगता है कि तुम जानवर हो। उमा कहने लगती है कि इंसान होना मुश्किल है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। इस तरह से डराकर उन सारे लोगों को वहाँ से भेज देती है। बाद में शीला और उसके फ्रेंड्स उमा को रेलवे स्टेशन के पास ड्रॉप करने पर उमा एक रेल पकड़कर कहीं पर जाने लगती है, शायद हिमाचल। जब उमा ट्रेन से जा रही होती है तो ये देखती है कि वो सारी बकरियां इस ट्रेन के पीछे पीछे ही आ रही है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर द एंड होती है। अब मूवी के एंडिंग के बारे में बात करें तो एक्चुअली उमा एक वैम्पायर होती है। ये वैम्पायर कैसे बनी ये दिखाया नहीं गया, इसीलिए इंसानों का खाना इसको नहीं जमता। जब भी खाना खाती वॉमिटिंग कर देती, इसीलिए इसको ये इच्छा होती है कि ये खून पिए। बकरी का खून पीने के बाद इसकी प्यास मिटती है और प्यास बुझाने के लिए परिंदों को मारकर उनका खून पीने लगती है। कुछ टाइम बाद वो सारी बकरियां और परिंदे जिंदा हो जाते हैं, क्योंकि वैम्पायर का कॉन्सेप्ट यही होता है ना कि वैम्पायर जिसे भी किसी बंदे को काटता है वो बंदा भी वैम्पायर हो जाता है। इसीलिए उमा ने उस औरत को काटा नहीं बल्कि सर पे वार करके उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। अगर उस औरत को काटती तो वो औरत भी वैम्पायर बन सकती थी। अब वैम्पायर हमेशा छाव में ही रहना पसंद करते हैं ना, इसीलिए धूप में जाने के बाद इसको ठंड होने लगती है या तो फिर इसका स्किन जलने लगता है। दिन में जब भी बाहर जाती अपने आप को कवर करने लगती है। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।